नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भाषण और उसके जरिए ममता बनर्जी को सरकार की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की हुंकार। क्या सफल हो पाएगी भाजपा या फिर बंगाल पर छाया रहेगा ममता का खुमार? इन्हीं सब सवालों के साथ हाजिर हूं मैं कीर्ति डिबेट लेकर। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं बंगाल की सियासत पर। बंगाल की शेरनी यानी ममता दीदी के तारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। उनके घर के भेदी लंका ढहाने का पूरा मन बना चुके हैं। तभी तो आए दिन कोई ना कोई टीएमसी नेता ममता का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेता है। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रैली को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मानो बंगाल में मन बना लिया है परिवर्तन का। जिस तरह नड्डा के दौरे में भीड़ दिखी, उसे देखकर एक तरफ जहां बीजेपी गदगद है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ममता दीदी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। देखिए हमारी इस पर यह खास रिपोर्ट। दल बदलू मौसम हुआ राजनीति का दौर, जिसको जहां जगह मिली वहां बनाया ठौर। ये पंक्तियां बंगाल की सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ममता के गिरते हुए वर्चस्व को देख बड़े से बड़े नेता टीएमसी का दामन छोड़कर जा चुके हैं और वो बंगाल में कमल खिलाने की पूरी जुगत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक विधायक और मंत्री टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं। पिछले साल 19 दिसंबर को ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की थी। इनमें 5 विधायक टीएमसी के थे। अब तक 2 महीने के भीतर 11 टीएमसी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। टीएमसी नेताओं को तोड़ने में शुभेंदु अधिकारी की भूमिका अहम मानी जा रही है। ये बात ममता बनर्जी भी जानती है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले उन्होंने शुभेंदु के खिलाफ नंदीग्राम से खुद चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। वहीं नंदीग्राम, जिसको मुद्दा बनाकर ममता ने 1 दशक पहले वाम मोर्चा का किला ध्वस्त किया था। बंगाल में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान शुरू किए हैं। बीजेपी के प्रचार अभियान को देखकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष सहित कई केंद्रीय मंत्री भी राज्य का दौरा कर चुके हैं और इसी कड़ी में बंगाल के नदिया इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन रैली की शुरुआत की और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के साथ खिचड़ी खाकर उनसे जुड़ने की कोशिश की। मौजूदा समय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच जेपी नड्डा ने खिचड़ी नीति से बंगाल के 70 लाख किसानों को खास संदेश देने की कोशिश की। ये वे किसान हैं जिन्हें ममता बनर्जी सरकार की वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सका है। मालूम हो कि भाजपा ने 10 जनवरी को एक किसान के घर से एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की थी। तभी से भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल जुटाकर बाद में भोज का आयोजन कर रहे हैं। किसानों के साथ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भोज कर मोदी सरकार की किसानों के लिए संचालित पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य तमाम योजनाओं की बंगाल में जानकारी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में जेपी नड्डा ने मालदा के गाँव में किसानों के साथ खिचड़ी खाई। मतलब साफ है कि बंगाल में बीजेपी किसानों को भी जोड़ने का काम कर रही है ताकि किसान आंदोलन का असर बंगाल चुनाव में बिल्कुल भी ना पड़े। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किस्त
तो अपने जोशीले भाषण के साथ बंगाल की सियासत में बदलाव लाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इसी पर आज हम डिबेट करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी, साथ ही साथ टीएमसी नेता शुभांकर भट्टाचार्य। तो उन्हीं के साथ हम वार्ता करेंगे और जानेंगे आज बंगाल की राजनीति के बारे में। तो सबसे पहले मैं अमित जी से सवाल करना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ, नादिया से परिवर्तन की जो राह पकड़ी है बीजेपी ने, क्या लगता है सफलता के शिखर तक पहुंच पाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 10 सालों में ममता सरकार ने कुशासन के खिलाफ, आज देखिए कुशासन हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम अगर किसी ने किया है बंगाल में तो ममता दीदी ने किया है। और आज उसी के खिलाफ बंगाल की जनता खड़ी है, क्योंकि जिस नारे के साथ बंगाल में ममता बनर्जी जी आई थी, मां, मानुष और माटी, ये तीनों असुरक्षित महसूस करते गए अपने 10 सालों में। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, आप ये समझिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सिक्योरिटी के बीच में भी रहते हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी की वहां क्या कंडीशन होगी, आप इसको समझ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज आपसे, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी के खुद के लोग जिन्होंने टीएमसी को खड़ा किया, आज एक एक करके उनको छोड़कर जा रहे हैं। आज ममता दीदी घबराई हुई हैं। आज कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वहां पर परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ही बंगाल की जनता के बीच में एक भरोसा बनकर कायम हुई है। बंगाल की जनता के लिए जो मोदी जी की योजनाएं आ गई हैं बंगालियों भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उससे बंगाल की जो जनता है उसका एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप देख रही हैं कि लगातार रैलियों में हुजूम आ रहा है, वो दर्शा रहा है कि हवा बदली हुई है और कमल खिलने वाला है। जी शुभांकर जी, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से इन्होंने बोला कि ममता दीदी के 10 सालों में जो कुछ उन्होंने करना चाहिए था वो नहीं किया और उसको लेकर जो बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं घबराहट है? देखिए, अमित जी ने तो जिस तरीके से पूरा जहर इतनी जल्दी उगल लिया पूरी तरीके से, मैं इन सब बातों पे पहले नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि अगर आप बंगाल की राजनीति को देखें, ठीक है ना, अभी थोड़ी दिन पहले बिहार में चुनाव हुए और बिहार चुनाव में वहां पे भी मोदी जी भी उतरे थे, अमित शाह भी गए थे, नीतीश, सब लोग थे। किसके खिलाफ? तेजस्वी जी के खिलाफ। और मत भूलिएगा, एक टाइम ऐसा था जब बीजेपी के अंदर खलबली मची थी कि कहीं सरकार हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही थी। 4-5 सीट के फर्क रह गए थे और ये लोग बहुत परेशान थे। वहां पे तो खैर छोड़िए, वहां पे सीएम चेहरा इनके पास पहले से मौजूद था। बंगाल में सीएम चेहरा कौन होगा, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, टीएमसी इतनी खराब थी, टीएमसी के नेता खराब थे, टीएमसी में सब लोग इतने करप्ट थे, सब थे, लेकिन वही तो नेता आज आपके साथ शामिल हो रहे हैं। और यही नेता जब आपके साथ शामिल होते हैं तो क्या होता है कि ये नेता अपने आप खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। चाहे वो आप मुकुल राय से देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का याद होगा आपको, एक वीडियो वायरल हुआ था और सबसे ज्यादा जितने बीजेपी के जितने ट्विटर हैंडल्स थे और उससे ये पूरा वायरल होता था, अचानक देखिए वो बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन शुभांकर जी, ये तो हर पार्टी में होता है ना। देखिए अब जब तक अमित जी बोले उन्होंने आप पूरी तरीके से सुनते रहे, लेकिन मैंने बोलना शुरू किया तो आप लोग, परेशानी इसी बात की है, जानते हैं? परेशानी इस बात की है क्योंकि एक पक्ष को सुना नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल सुना यहाँ पे एक पक्ष की बात रखी जाती है। पूरा मीडिया इस समय बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड है और ये वही तरीका है। आप थोड़ा सा रशा के अगर राजनीति देखें तो पुतिन ने भी यही चीज किया। आप अगर मीडिया पर ना जाते हुए मुद्दे पर बात करें, मैंने सिर्फ आपकी बात का एक काउंटर क्वेश्चन किया था, जो कि मैं उनकी भी बात कर रही हूं। कौन सी बात करूं? आपको कोई भी बात मेरी अच्छी नहीं लग रही तो मैं कौन सी बात करूं? मैं तो आपको अगर मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पता है मैं जहां पे बैठा हूं यहाँ पे इस समय, मैंने आपकी बात अगर का मैं पूर्ण एक तरफा बोलूं, अभी मैं जय मोदी बोलूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात रख रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा। मीडिया पे सवाल ना उठाते हुए अगर आप मैंने मीडिया पे तो सवाल उठाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, मैंने मीडिया पे क्या सवाल उठाए क्या नहीं सवाल उठाए वो तो दूसरी बात है। मीडिया मैनेज क्या नहीं होता है, क्या आप नहीं जानते? हमारा मीडिया मैनेज नहीं होता है, कहां का क्या हो रहा है उसकी गारंटी मुझे नहीं, लेकिन हमारा मीडिया मैनेज चलती है। कल देखिए एक सरकारी पक्ष लेने के लिए नहीं बैठी हूं। एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटी सी बात, अगर मेरा सुनने कष्ट करे नहीं तो मेरा यहाँ बैठना बेकार है। आप कहेंगे मैं आपको नमस्कार करके चला जाऊंगा। स्पष्ट कर रही हूँ, अब आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग जैसा ठीक समझे। आप कहेंगे तो मैं अपनी बात रखूं, ना कहेंगे तो मैं जिस बात से वो ना तो मैं ना रखूं।
आपकी आप बात एक सुनने तरफा के बात लिए हमने अगर यहाँ आपको पे बुलाया सुनना है चाहते हैं तो उससे शुभांकर जी, हम विवाद आपकी नहीं हो बात सकता, पूरी उससे सुनेंगे, चर्चा आप नहीं हो बोलिए। सकती। जी, तो मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, थोड़ा सा सोचिए। चलिए, मीडिया की बात आपको खल गई, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी दूसरी बात पर आता हूं। अब मुझे ये बताइए कि जो यही लोग जब आज बीजेपी में जा रहे हैं, ये तो वही नेता है जो कल के दिन में इनके लिए बहुत खराब थे। इनकी जो नीति थी उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध ये खड़े थे। सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ थे तो सीए एनआरसी के खिलाफ बोलते थे, लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाके सीए एनआरसी के खिलाफ बोलते रहे। आज जब इनके साथ आएंगे तो तुरंत उनकी जो है, उनकी नीतियां बदल जाएंगी। और कब? जब चुनाव में बिल्कुल 1-2 महीने की दूरी रह गई है। तो ऐसे लोग, ऐसे नेता, ये जो है इसको अपॉर्चुनिज्म कहते हैं। ये लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मत भूलिए वहां पे हमारा एक मजबूत चेहरा है, हमारे पास सीएम चेहरा है। मैं जानना चाहूंगा बीजेपी का सीएम चेहरा कौन सा है। इन्होंने सब नेताओं को इतने बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं, चिंता शायद इनको अब होगी कि वहां पे किस नेता को किस जगह पे कौन सा चेहरा दिखाएंगे, किस लेवल पर रखेंगे, वो इनकी चिंता की बात है। अब आता हूं, इन्होंने तीसरा पॉइंट उठाया था कि वहां पे भाई ना निधि ये नहीं चलने दे रहे हैं, जितने केंद्र के जितने पॉलिसीज है उसको नहीं चलने दिए किसान का। साहब, किसान के पॉलिसी के विरोध में ही दिल्ली में लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। अगर किसानों के आप इतने हितैषी होते तो दिल्ली का मंजर कुछ और होता। लेकिन खैर, अब मैं आपको थोड़ा सा जवाब दे दूं बंगाल के ऊपर। बंगाल में शायद इनको नहीं पता है, कृषि बंधु करके एक प्रोजेक्ट हमारा खुद का चलता है। जब आपका प्रोजेक्ट खुद अपने में अच्छा हो, क्या फर्क है वो मैं बता देता हूं। जो करंट, जो इनका जो पॉलिसी जब आया तो इन्होंने जो थ्रेशोल्ड रखा था वो था 30,000 रुपए सालाना के, जो नीचे के, जो मतलब 30,000 सालाना के मिनिमम आय तक जितने थे उनके लिए रखा था। जबकि बंगाल में वही जो है वो 6,500 के ऊपर है, कि जिनकी सालाना जो है वो 6,500 नहीं, 30,000 तक के ऊपर थ्रेशोल्ड का जो अपर लिमिट है उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि जब आप 6,000 के ऊपर के लिमिट को आप हटा देते हैं, 6,000 क्या होता है साहब? क्या 10,000 कमाने वाला किसान जो है वो अपना पूरा साल चला लेगा, अपना पूरा वो चला लेगा? किसान का जो है, आप जानते हैं इनपुट कॉस्ट कैसा होता है। किसान का दुख क्या है? किसान का दुख है उसका इनपुट कॉस्ट नहीं निकल रहा। जो एमएसपी लेके जो खेल चल रहा है, कह रहा नहीं मैंने एमएसपी मान लिया, लेकिन एमएसपी फ्लोटिंग नहीं है। आज के दिन में डीजल का दाम बढ़ जाएगा, जिस अग्रीमेंट पर जो मिनिमम एमएसपी जो दायर हो जाएगा वो अग्रीमेंट का क्लॉज बन जाएगा। किसान उसको लेके जब लड़ेगा तो कोर्ट अब नहीं जाएगा, वो जाएगा एसडीएम के पास जाएगा, वो कलेक्ट्रेट में भागेगा। और किस तरीके से उनकी सुनवाई होगी, उसके पास अपनी कैसे होल्डिंग होगी, ये कभी हम लोग ने सोचा? यहाँ बात नीति की करें, यहाँ बात हम लोग राजनीति की तो करते आ रहे हैं। राजनीति लड़ाइयां तो चलती रहेंगी। अब शायद तो बंगाल से ज्यादा आप हिंदुस्तान के बारे में पूरा सोचें तो मेरे ख्याल से ज्यादा इस समय माकूल स्थिति बनेगी। जी, अब मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है तो मैं अमित जी पर आऊंगी। और अमित जी, सबसे पहले तो मैं सीधे, जो शुभांकर जी का आप लोग पर आरोप है कि किसानों के हित की बात पश्चिम बंगाल में हो रही है, पश्चिम बंगाल में जाकर किसानों के लिए बातें की जा रही हैं कि किस तरह से जो योजनाएं हैं केंद्र की वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देती। जो लाखों लाख किसान वहां पर बैठे हैं उन्हें किस तरह से मनाएगी बीजेपी सरकार? उन्हें क्यों नहीं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? देखिए कीर्ति जी, मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार कौन है बंगाल में, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो हर राज्य में अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है। यही उत्तर प्रदेश में भी हमने कोई चेहरा नहीं दिया था, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने मेहनत करके चुनाव जिताया था। और फिर एक बैठक, पार्लियामेंट्री की बैठक होने के बाद एक तय विधायकों ने तय किया कि ये मुख्यमंत्री होंगे। उस प्रक्रिया के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ जी बने थे। वही प्रक्रिया हमारी बंगाल में होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपको कहीं ना कहीं इससे जल्दी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो ममता जी का एक चेहरा है जो बिल्कुल साफ तौर पर लोगों के लिए स्पष्ट है। देखिए, ममता जी का चेहरा तो है, लेकिन अब ममता जी का चेहरा जनता अच्छे में देख रही है कि बुरे में देख रही है, वो जनता तय करेगी। और जिस हिसाब से आपने किसानों की बात की है, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से, मुझे नहीं पता कि ये कानून पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये धरने की बात हो गई, जो किसान आज बैठे हुए हैं, तो किसान जो मांग लेकर आए थे, पहली मांग थी कि एमएसपी लिखित में चाहिए। दूसरी स्थिति यह थी कि जो एसडीएम के पास जाने की व्यवस्था थी उसको कोर्ट में तब्दील करने के लिए सरकार से कहा गया था। सरकार ने वो बात मान ली थी और कहा था कि आपके लिए अलग कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। तो एसडीएम की बात तो वहीं खत्म हो जाती है, पूरी बात नहीं बताते हैं। अब आए ये किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप जो योजना चलाते हैं चलाइए, क्या कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन जो आज और राज्यों में
प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत और किसानों के खाते में प्रत्येक सालाना 6,000 रुपया आ रहा है, तो वो आखिर किसानों के खाते में बंगाल में क्यों नहीं आना चाहिए? अगर वो आपकी योजना से लाभ पा रहे हैं तो केंद्र की योजना का भी लाभ उनको मिलना चाहिए। उसमें समस्या क्या है? लेकिन समस्या ये है कि देखिए, आज केवल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो वहां के किसान नहीं है, वहां पर कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि मई के बाद जब सरकार हमारी बनेगी, उसके बाद हमारी सरकार प्रत्येक किसान के खाते में 70 लाख जो किसान है उनके खाते में सम्मान निधि भेजने का काम करेगी। और मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे, आज ये बहुत बड़े बड़े काम बता रहे हैं, आप मुझे बताइए, अम्फान जो सबसे बड़ा तूफान आया था, जो बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाया था, उसमें जो केंद्र सरकार से पैसा आया था, मोदी जी ने भेजा हुआ था, उसके बाद 1,000 करोड़ पहले आया, उसकी दूसरी किस्त फिर 1,000 करोड़ आई थी। आप मुझे बताइए, जब उसका ऑडिट करने के लिए हाईकोर्ट ने ये तो खर्चा भी नहीं बता पाए कि कहां हुआ, वो पैसा गबन कर दिया। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि हाईकोर्ट ने उस पर जब अपनी टिप्पणी दी कि इसका ऑडिट होना चाहिए, तो वहां की जो करप्ट मुख्यमंत्री हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और इस पे रोक लगाने की मांग करती हैं। क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती हैं? ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। जी शुभंकर जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। नहीं, मजे की बात ये होती है जब हम लोग चर्चा में बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पूरा भाषण देखिए, ज्ञान न दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, आप बताइए मत भाषण क्या है और क्या क्या हो रहा है। आप जो मैंने सवाल पूछे उसके जवाब दीजिए, मैंने आपके सवाल के जवाब दिए, उधर उधर की बात मत कीजिए। देखिए, ऐसा है ना कि पहले तो थोड़ा से अगर भाषा पर अगर हम संयम रख के अगर एक दूसरे से, मैं तो आपसे ऊंची आवाज पर अभी तक मैंने बात भी नहीं की है। भाई साहब, आप बात रखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं, आप ज्ञान नहीं बताएंगे कि ऊंची आवाज नीची आवाज। आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा है, मैं आपसे कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, आपकी तरीके से मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं, आप बात कीजिए। आप जवाब दे, आप जहां भी मैं बोलूंगा आप बोलते जाएंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। देखिए, पूरी डिबेट इसी तरीके से होनी है कीर्ति जी, तो ऐसे नहीं होगा। चुप हो जाएंगे तो चुप हो जाइए, अगर आपको बात नहीं रखनी है तो आप मत बैठिए, मैं तो यही कहूंगा। आप टोकते, मैंने तो आपकी बात सुनी ना, जब आप बोल रहे थे, आप बोलिए ना, आप ज्ञान मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए। मैंने तो चुपचाप सुना। शुभंकर जी, मैं चाहूंगी कि आप मुद्दे पे आपकी बात करें। जी बताइए। जी नहीं, मुद्दे पे आपको मुझसे बहुत आशाएं हैं, मुझे पता है, मैं मुद्दे पे आता हूं। इन्होंने अम्फान के उस पर तूफान पर जो बात की, पहली बात मैं बता दूं, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए और प्रधानमंत्री जी की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। प्रधानमंत्री जी की रिकॉर्डिंग सुनिएगा। 1,000 करोड़ रुपए अम्फान का जो घोषित किया था, वो मीडिया पे पूरे सबके सामने आके घोषित किया था, ठीक है ना। तो 2 किस्तों की तो बात ही खत्म हो गई, बात 1,000 करोड़ की थी। और मैं और के बताता हूँ, उससे पहले की बात यह है, उसी समय ममता दीदी ने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि भले ही 1,000 करोड़ रुपए जो आप जो आप अम्फान के लिए दे रहे हैं, तूफान के लिए, कि भले ही मत दीजिए, हमारा जो 55,000 करोड़ रुपए जो हमारा जो बकाया है स्टेट का, कम से कम उसको रिलीज कर दीजिए। काफी डेवलपमेंट काम, काफी चीजें रुकी पड़ी हुई है। कोरोना के बाद जो हुआ, एमपी लैड जो फंड है उसके ऊपर भी आप हमसे अभी पूछ रहे थे हमारे शिक्षा की, मेरी शिक्षा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा देखिए इस पर से। एमपी लैड जब आप फंड के ऊपर जब रोक लगाते हैं, उसको केंद्रित कर देते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं, तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो आपके विपक्षी की भी, मेरी बात, वहां पे तो सरकार में हम लोग हैं, लेकिन जो सांसद आपके वहां पे उस राज्य में भी जो विपक्ष में भी बैठे हुए हैं, उनके तक के क्षेत्र में एमपी फंड का जाना मुश्किल हो जाता है। तो मैक्सिमम जो विकास काम है वहीं पर रुक जाते हैं। बात ये नहीं है कि भाजपा वहां पे, अभी तो इलेक्शन चुनाव होना बाकी है, वहां पे पता चलेगा भाजपा जीत के आती है कि टीएमसी जीत के आती है। लेकिन चीज ये है कि अगर आप बंगाल के उस पर से जा रहे हो तो बंगाल को समझिए, बंगालियों को थोड़ा सा समझिए। बात ये नहीं है कि वहां पे जाके सिर्फ हमें, अगर आप वाकई विकास की बात कर रहे होते ना, तो वहां पे आपको धर्म का सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बार बार धार्मिक उच्चारणों के भरोसे पे नहीं चल रहे होते। आप ये भी समझते हैं कि दूसरे भी जो धर्म हैं, दूसरे भी जो लोग हैं, अगर मैं माँ दुर्गा का अगर मैं भक्त हूं, तो आप मेरी भी इज्जत करते हैं, आप मेरी बेइज्जती नहीं करते। बात ये नहीं है कि आपके यहाँ के प्रोजेक्ट, अगर आपके वाकई प्रोजेक्ट अच्छे हैं, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। आपके वहां से जब रैलियां चलती हैं, आपने देखा है करोड़ों के वो सब रथ बनाए जाते हैं, उसके पीछे से लोग चलते हैं। ममता दीदी जब चलती हो, पैदल चली वहां से, उनके पीछे लाखों की जनसंख्या पैदल चली, पैदल मार्च किया।
जितना खर्चा आप लोग पूरा उस पर से कर जाते हैं, एक तो रैली पे कर जाते हैं, वो थोड़ा सा अगर हम लोग कहीं पे अगर ये थोड़े से वाकई भलाई के लिए अगर आप सोच रहे होते तो किए होते। शुभांकर जी, जय जब श्री वहां राम पे के नारों ईश्वर से चंद्र इतनी चिढ़ क्यों? विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई, तो उन्होंने सबसे पहले ये हो गया वो हो शुभांकर गया, जी, हम बाद में सब इतिहास कुछ मीडिया से में निकल। कभी और जाएंगे, लेकिन मैं अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ क्योंकि वर्तमान से भविष्य में जाएंगे। बोलिए। जय श्री राम जी। नारे से इतनी चिढ़ क्यों? देखिए, जय श्री राम नारे से किसी को चिढ़ नहीं है। जी, चीज क्या है कि हमारे देश में ना कुछ समय से इसकी ब्रांडिंग होने लग गई है। अच्छा, जय श्री राम अचानक एकदम से एक ब्रांड बन चुका है। ये एक धार्मिक उद्घोष से ज्यादा एक चुनावी उद्घोष बन चुका है, एक राजनीतिक उद्घोष बन चुका है। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि जय श्री राम ये इसका नारा सबसे ज्यादा कहाँ बोला जाता है, तो लोग जी। बोलेंगे कि ये भाई भाजपा के उसमें ज्यादा बोला जाता है। क्या है ना कि अगर श्री राम का अगर हम उनकी अगर उपासना करनी होगी, हमें माँ दुर्गा की उपासना करनी होगी, माँ काली की उपासना करनी, उसके लिए मंदिर बने। लेकिन जब हम जनता के उपासक होके जब हम जनता के सामने जानते उनके समक्ष में जाते हैं, तो हम अपने भारत की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे, अपने प्रजा की बात करेंगे, अपने राष्ट्र की बात करेंगे, अपने राज्य की बात करेंगे। जी, वहां पे पहले राज्य की जय होगी, वहां पे उन सब लोगों का सम्मान होगा। अगर आप जय श्री राम के साथ सारे धर्मों को लेके एक बार सबकी जय बोल के दिखाए होते, उनके साथ लेके चले होते, सबके मन में भरोसा पैदा होता। जी, सही बात है, हमारे यहाँ से कुछ नेता आपके पास जा रहे हैं तो उधर से, लेकिन फिर बात तो वही है कि अगर हमारे नेताओं के भरोसे पे आप वहां पे चुनाव जीतने का अगर ख्वाब देख रहे हैं, तो फर्क क्या लाया? लोग तो वही हैं, नेता तो वही हैं, लोग वही किसी- चुन के आएंगे, उनके सीटें जनता तो भी किसी वही और होगी के पाले में जिन्होंने जाएंगी पहले ना? उन पर भरोसा किया। शुभांकर जी, नेताओं के साथ सीटें भी तो जा रही हैं। देखिए, एक बात बताऊं, क्या होता है कि एक कहते हैं ना कि जब थोड़ी सी जी। हवा चलती है तो रुख उस तरफ होने लग जाते हैं जहां पे जो है लोगों को ये लगता है कि अरे ये पेड़ बड़ा मजबूत है, इसको लगता है, जी, जानते नहीं है। देखा गया है, जिन वट वृक्षों के नीचे लोग छांव लेते हैं, वही वट वृक्ष तूफान में उनके जान के ऊपर सबब बन जाते हैं कभी, जी, क्योंकि उनकी जड़ें उतनी नीची हैं कि नहीं है, ये तो समय बताता है ना। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, लोग अपने हिसाब से अपनी आशा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल, ये तो, लांछन लगाने वक्त के ही लिए नहीं बैठा बताएगा। हूं, मैंने किसी पर लांछन नहीं लगाया। बिल्कुल। अमित जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा चुनावी एजेंडा बन चुका है, जय श्री राम के नारे के जरिए चुनाव लड़ा जाता है, तो क्या इस बार बंगाल की सियासत में अपना झंडा फहराने के लिए जय श्री राम के नारे का उपयोग किया जा रहा है? देखिए और सबसे क्या ये जय श्री राम के नारे लगाना क्या गलत है? देखिए, सिर्फ जय श्री राम नहीं, भारत माता की जय भी जहां लग रहा है वहां पर भी ये लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आज भारत, माफ कीजिएगा, जय श्री राम के नारे को ब्रांड की जा रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें गलत क्या है। आप भी कहिए ना, जय श्री राम कहिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप स्टेज पर खड़े होकर प्रधानमंत्री के सामने आप जय श्री राम के नारे को जो गलत ठहराने का काम करती है, वो भी बंगाल की जनता देख रही है। मैं जब से कहना चाहता हूं, ये वीरों की धरती है बंगाल की, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, फिर इन लोगों के बलिदान को कैसे वो भुलाया जा रहा है। आज सुभाष चंद्र बोस जी को अगर याद किया गया बंगाल में, तो किसने याद किया? प्रधानमंत्री जी ने याद किया। उसके बाद ये लोग वहां पर जाके उनको याद करने का नाटक करने लगे। और मैं आज आपसे बता दूं, आपने अभी इन्होंने कोरोना की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अभी मैं बताऊं, कोरोना में जब लोगों को 80 करोड़ देश में राशन बांटा गया लोगों को, तो उस समय टीएमसी के लोगों के घर में वो आम आदमी और गरीबों को नहीं गया, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर के अंदर से मिला। इसके वीडियो और इसकी जो जांच हुई है उसमें निकल कर सामने आया। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर एक तथ्यराज रहा है तो वो बंगाल के जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनका रहा है। आज इस तरीके से वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, 300 से ज्यादा पर हमला हुआ है, और वही नहीं, हमारे विधायक की जो मौत हुई है उसको, उनकी हत्या करवाने का काम टीएमसी के लोगों ने किया है, और झूठा जो सुसाइड नोट है उनकी जेब में डालने का काम किया। ये सब बंगाल की जनता देख रही है। जिस तरीके से वहां पर क्राइम रेट, एक महिला है, मुख्यमंत्री एक महिला है, और आज आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए कि वहां पर महिलाओं के लिए क्या है। आज डोमेस्टिक वायलेंस के केस कितने ज्यादा हैं, आज उनके साथ रेप के केस कितने ज्यादा हैं, उस पर जवाब कौन देगा?
केवल और केवल आज ये नौटंकी सीए एनआरसी, क्योंकि आज जो राज्य की योजनाएं हैं उनको आपने बांग्लादेशियों को अपने वोटर बना के उनका लाभ आप जो बंगाली हैं, जो हमारे देश के हैं, उनको नहीं पहुंचा के आप दूसरे लोगों को देने का काम करिए, जिससे आपका वोट बैंक मजबूत हो। आप बंगाल की अस्मिता के साथ जो छेड़छाड़ की है उसको बंगाल की जनता ने देखा है, उसी के खिलाफ आज बंगाल की जनता सड़क पर है और बंगाल की जनता इस बार जवाब देने जा रही है। ये लोग कहते थे लोकसभा में कि भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े, माफ कीजिएगा, डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी, और हमने क्या किया वहां पर आपने खुद देखा। जिस तरीके से आप लोगों के सर्वे भी आ गए हैं और जो जनसमूह सड़कों पर दिख रहा है वो बताता है कि देश का भरोसा नरेंद्र मोदी जी में है और नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं को हम लोग जमीन तक और लोगों तक बताने का काम कर रहे हैं। वहां के हमारे कार्यकर्ता लोगों तक जा रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं और योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं, क्या किया वो बताने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आज आपसे, बिल्कुल हमारा चुनाव का मौसम है, चुनाव होने जा रहा है, लेकिन आपको इतना डर, हमारे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं आप उनके बैनर पोस्टर तक हटवा देते हैं, इतना डर हो गया। अभी तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं और जब मोदी जी आएंगे तो मुझे लगता है उतने समय ममता दीदी बंगाल के बाहर रहने लगेंगी, क्योंकि आज ममता दीदी इतने खौफ में है कि उनको पता है कि उनकी गद्दी खिसक रही है। जी वो इस बार का चुनाव विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में पीएम का चेहरा, विधानसभा चुनाव में भी पीएम का चेहरा। देखिए, जहां सरकार नहीं होती है वहां पर हमारे जो विश्व स्तर के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी लोकप्रियता हमें भुनाने में क्या समस्या है। हमारे नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उसके तहत हम उनको वहां पर उतारेंगे। एज अ प्रधानमंत्री वो नहीं आएंगे, वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में उतरेंगे और वोट मांगेंगे। उसमें समस्या क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या समस्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतरेगा बंगाल में? नहीं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल वो एक राजनीतिक है, अपने राजनीतिक पार्टी को लेकर सामने आते हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ ये ढोंग नहीं करना चाहिए ना। देखिए, जैसे अभी वो बीच में गए थे कि अभी कल की बात है, वो पूरा अपना वहां पे सरकारी जितने योजनाएं हैं वहां पे घोषणा करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है और देखिए हमने दीदी को बुलाया नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उस सरकारी कार्यक्रम में तमाम फुटेजेस देखें, क्या किसी के भी चैनल के हो, आपके हो, किसी और के चैनल के हो, आप देखेंगे पूरे उस पर सिर्फ भाजपा था, उसमें न सरकार थी, उसमें न राष्ट्र था, उसमें न राज्य था, उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा थी। नहीं, जमीनी तो इसको स्तर पर जो उतरेंगे उन्हें दिखाया जाएगा ना, आप ये तो समझिए। परिवर्तन रैली उनकी है, दिखाएं किसे? सुनिए, कल ये इसको फिर आप राष्ट्रीय कार्यक्रम कह के नहीं बोल सकते ना, उसमें फिर आप फिर एक मुख्यमंत्री को आप आमंत्रित भी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तो क्या अगर एक कार्यक्रम में क्यों नहीं गए जब उनको केंद्र से न्योता गया था? वो वहां की मुख्यमंत्रियों को जाना चाहिए था। आपको जब तक बोलते रहे तो ये अगर एक पक्षीय है तो आप बोलते चले जाइए। देखिए, इस तरीके से तो क्या मतलब आपको? शुभंकर जी, आपकी बात पूर्ण तरीके से सुनी जा रही है, बार बार ये चीज क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जो पत्रकारों को अपने आप बोलने नहीं देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। वो अपनी बातों को रख रहे हैं, आप अपनी बातों को रखिए, यहाँ डिबेट चल रही है। तो आप चाहते हैं कि मैं फिर ऊपर से बोलता चला जाऊं, यहाँ पे भी हल्ला और चिल्ला चिल्ली हो? आप जैसा कहें। आप मीडिया पर टिप्पणी मत करिए ना। मैंने तो मीडिया पे नाम भी नहीं लिया, प्लीज रिवाइंड करके देखिए, ये तो आप मेरे मुंह में बात ठूस रही हैं। मैंने तो यहाँ पे मीडिया का नाम तक नहीं लिया। ठीक है, मुझे इस टॉपिक पर आप मुझे बताइए ना, मैंने मीडिया का नाम कहाँ लिया? ठीक है शुभांकर जी, मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही थी मैं उसी पे करती हूँ, और मैं यही आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से जो तमाम नेता आपके बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, तो क्या लगता है मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? जनाब देखिए, राजनीति का नाम ही है मुसीबतों से लड़ना, है ना। जब एक टाइम जब बीजेपी एक समय पे, अगर आपको याद हो, अटल जी के टाइम पे बीजेपी बिल्कुल एकदम ऊपरी स्तर पर जब थी, उसके बाद एक समय आया, बाकी 10 सालों के लिए बीजेपी बिल्कुल रुख से गायब रही। तो क्या बीजेपी ने अपनी राजनीति बंद कर दी? बात ये नहीं है। लोगों का आना जाना, किस आदमी, कौन से नेता किस पार्टी में रहते हैं, शायद हम नेताओं ने कहीं ना कहीं जो है राजनीति का स्तर यहीं पर नीचा किया है, क्योंकि समय के हिसाब से 5 साल तक जो पार्टी बहुत अच्छी रहती है, उसके साथ सब कुछ अच्छा लगता है, जब चुनाव करीब आने लगते हैं तो पार्टी के कई नेता इधर उधर जाते दिखाई देते हैं। इसके लिए ना आप नए हैं ना हम नए हैं, मैं तो इसी बात को कह रहा हूं। और अगर आप पूरे चर्चा को एक बार रिवाइंड करके सुने, आपने मुझे कहीं पे भी प्रधानमंत्री का मैं वो करते नहीं देखा होगा, जिस तरीके से टिप्पा टिप्पणी इन्होंने दीदी के ऊपर किया। मैंने कहीं पे जाके टिप्पा टिप्पणी मैंने उस पर से नहीं किया। मैंने कहा कि जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने क्या किया, एक बार वो भी देखिएगा। बैट लेके म्युनिसिपल के लोगों के पीछे छूटे थे, मारने के लिए दौड़े थे। उन्होंने भी मीडिया के ऊपर सवाल उठाया था और बिल्कुल कहा था औकात क्या है।
मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं इन बातों को नहीं उठा रहा। मैं यहाँ पे बात करने आया हूं चाल चरित्र नीति की, और चाल चरित्र नीति अगर देखी जाएगी तो बड़े स्तर पर देखी जाएगी। याद रखिए, ये जो लोग जो जहां पे कहते हैं ना कि ये लोग बोलपुर पे गए, बोलपुर में फिर दीदी भी गई। आप देखिए, बोलपुर में जब गए थे अमित शाह जी, तो उसके पीछे करोड़ों का रथ थे साहब। कोरोना के टाइम में 600 करोड़ का अनुदान बीजेपी को प्राप्त हुआ था, टीएमसी को नहीं प्राप्त हुआ था, या किसी और को प्राप्त नहीं हुआ था। जब लोगों की जॉब चली जा रही थी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बिजनेस डूब रहा था, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा था कि उन्होंने बीजेपी को लाके दिया, और उसका ऑडिट आज तक इन्होंने नहीं कराया। उसके ऊपर एक नया कानून ला दिया गया कि ये पार्टी के अपने ऊपर रहेगा, तब सब एक हो गए। ये पार्टी के अपने ऊपर रहेगा कि भाई पार्टी क्या उसमें से डिक्लेरेशन दे रही है, उसकी इंटरनल ऑडिट पर वो रहेगा। तब इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिट की बात नहीं की कि भाई 600 करोड़ कहां से आए, आप मुझे बताएं। अमित जी अब आप आते हैं, बताइए। जब हम बंगाल के इलेक्शन की बात करते हैं, देखिए कीर्ति जी, जी सबसे बड़ी चीज है ये जो इधर उधर की बात करके मुद्दे पे नहीं है। आज मुद्दा क्या है? देखिए, जो 600 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता सड़क पर था, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही राशन बांट रहे थे। और अगर जो लोग बांटने वालों को देख रहे हैं, जो देख रही है जनता की भाई ये कर रहे हैं, तो जिनको इच्छा है कि उनको करना चाहते हैं, तो अगर उन्होंने दिया तो उसमें समस्या क्या? एक नंबर का पैसा है कि ऑडिट की जहां तक बात है, सरकार इनकी ऑडिट कराए ना, ये क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को आप जबरदस्ती गिरफ्तार कर सकते हैं, फर्जी मुकदमे लगा सकते हैं, लेकिन आप एक ऑडिट नहीं करा सकते हैं। आज वहां का प्रशासन जो जनता की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो लोगों के खिलाफ षड्यंत्रों में शामिल है। वहां की पुलिस कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है वहां पर, ये भी बंगाल की जनता देख रही है। आज आपकी बौखलाहट साफ बता रही है। और ममता दीदी जिस तरीके से लगातार भारत माता की जय, आज तो जनता भी उनसे मजा ले रही है वहां पर, जैसे उनको देखती है भारत माता की जय, जय श्री राम लगाती है, वो उसी में घबरा जाती है, स्टेज छोड़ जाती है। शुभंकर जी, अगर आप एक एक करके आप दोनों, अमित जी अगर बोलेंगे तो शायद तक बातें हम तक सही तरीके से समझ में आएंगी और हमें सही समझ में आएगा। जी जी शुभंकर जी, आपका क्या कुछ कहना है? मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कहने लगे थे वो, ये महिला सुरक्षा पे बात करते थे। जरा एक बार यूपी की हालत देखें, यहाँ पे आपकी सरकार है साहब, और यहाँ पे जरा आप एनसीआर भी क्या करें, उठा लीजिए, और यूपी और बंगाल देख लीजिए। मैं आपके सामने चैनल पर चुनौती दे रहा हूँ। हम बात पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, होने वाले चुनाव की। क्या हुआ जरा बताएं। जिन्होंने आपके चैनल पे ही सवाल उठाया, यूपी के आंकड़े उठा लीजिए, मैं इनसे कह रहा हूं बंगाल को उठा लीजिए, आप ही साबित कर दीजिए कौन आगे, पता चल जाएगा। अमित जी एक मिनट, शुभंकर जी, जिस तरह से जेपी नड्डा की रैली हुई, जिस तरह का जनसैलाब हमने भी देखा, आपने भी देखा, जनता क्या चाह रही है पश्चिम बंगाल की, वो मायने रखता है। तो देखिए, जनता जो चाह रही है ये तो मीडिया पे मायने नहीं रखेगा, ये पता चलेगा जब चुनाव होगा, पता चल जाएगा। आप फिर मीडिया पे आए, आप फिर मीडिया पे आए। मैं तो आपसे सिंपल, मैं सीधे आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा, थोड़ा उच्चारण भी कर देता हूँ तो आपको इतना चुभने लगे। मैंने कहा ये मीडिया पे थोड़ी पता चलेगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा। मैंने ये पूछा, इसमें मीडिया के ऊपर उंगली कहां उठाई? चुनाव की ही चर्चा कर रहे हैं, चुनाव की ही चर्चा कर रहे हैं शुभंकर जी। एक बात बताइए, क्या सिर्फ हम न्यूज पर अगर देख लें कि भाई प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए, चुनाव बंद कर देंगे? बताइए, चुनाव करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। होने देंगे नहीं होने देंगे? कि सिर्फ इस बात को मान के कि वहां पे तो पूरा मीडिया पर वो कर दी गई है, बाकी इनके पास कोई जवाब नहीं। मेरा शुभंकर जी आपसे सवाल ये था कि जिस तरह से जेपी नड्डा की रैली में जो सैलाब उमड़ा है, जिस तरह से समर्थन मिला है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में कैसा, क्या कुछ आप बता सकते हैं उसको लेकर? मैं चुनाव पर चर्चा कर रही हूँ। ठीक, चलिए मैं इस पर बताता हूँ। क्या मैं पूछता हूं, आपने कितने कवरेज आपने देखे ममता दीदी की रैली पे? आपको उसमें क्या 100 लोग दिखाई देते हैं? देखिए, रैलियां होती हैं, बड़े नेता आते हैं, जेपी नड्डा भी बड़े नेता हैं, ऑफ कोर्स वो भी भीड़ जुटा सकते हैं। दीदी जाती है, दीदी भी जहां पे खड़ी होती है वहां लाखों की जनसंख्या उमड़ पड़ती है। मैं क्या कहेंगे उस पर? ये तो चुनाव है, लोग आते हैं, नेता की बात सुनने लोग आते हैं। आप जा ही नहीं सकते हैं वहां पर, क्योंकि आपका भरोसा बंगाल में ही खत्म हो चुका है, तो दूसरे राज्यों में बस वही बात, नहीं सकते। मतलब ये सब बेकार की बात। हम लोग वहां पे सरकार में हम जा नहीं सकते, क्या बात बोल रहे हैं? कहाँ की बात बोल रहे हैं? आइए, ताकत दिखाइए इसकी, आधी आप जनता किस जगह की बात बोल रहे हैं? मैं मान जाऊंगा। कैसी, देखिए, मैं आज समस्या क्या है
इनकी पूरी डिबेट एक मीडिया तक रह गई है, मीडिया के ऊपर हस्तक्षेप आरोप लगाने का काम रह गया। ये आप हमारे और मीडिया के बीच में लड़ाई लगा रहे हैं। आप सिर्फ घी डाल इनके नेताओं के ऊपर FIR हुई है वहां पर, नहीं आप दबाव पे FIR हुई है, कोर्ट के माध्यम से FIR ऐसा मत बोलिएगा, यही नेता आप में शामिल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। नहीं आज शुभंकर बोल रहे हैं, आज शुभंकर से आपको बहुत तकलीफ है, कल शुभंकर आपके पार्टी में आ जाए, शुभंकर अच्छे है, नहीं तो कल हम आपके लिए ये तो हम अच्छे हो जाएंगे, आपके लिए तो आज हम आपके दुश्मन हैं। ये चीज है अमित जी, तो इसमें गर्म होने की बात नहीं है, गर्म होने की बात नहीं है। आप जो तय रख रहे हैं, आप मुद्दे पे है ही नहीं, आप ये नहीं बता रहे हैं आपने बंगाल की जनता के लिए 10 सालों में क्या किया, आप इस पर जवाब दे नहीं गए हैं, आप इधर उधर की बात पे मीडिया को दोष दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। अब जरा आप बताइए, कोरोना से के लेके अब तक जरा बताएं, जब से पिछले 6 सालों में आप लोग यहाँ पे, आपने यहाँ के इकोनॉमी के लिए क्या किया, कितने बैंक फेल हो गए, जरा बताएंगे। यूपी की बात डिमोनेटाइजेशन पर आप लोगों ने हालत क्या कर दी, जवाब दे देता हूं, सबसे लीस्ट पर है। मैं जवाब दे देता हूं कीर्ति जी, और मैं जवाब देना चाहता हूं इस पे। इस समय आपकी जो जीडीपी है, उससे ज्यादा तो बड़ी जीडीपी आपके बांग्लादेश ने खड़ा कर दी। अब मुझे ये बताइए, ये हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बैंक फेल हो गए, जिन बैंक को आप संभालने के लिए आप पीएनबी और एसबीआई जैसे बैंकों को कहते हैं कि भैया मर्जर कर लीजिए, क्यों कहने की जरूरत पड़ी? पहले कब हुआ कि आरबीआई से इंटरेस्ट का बड़ा पैसा निकाल लिया गया? बता सकते हैं कब हुआ इससे पहले? अब आपने ये कहा, मैं आपको बता देता हूं, आपने उत्तर प्रदेश पे सवाल पूछ लिया है। उत्तर प्रदेश ही देश का ऐसा राज्य है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जिस तरीके से उन्होंने सड़क पर उतर का काम किया, MSME के तहत 60 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है, किसी को राशन की कमी नहीं होने दी है, मजदूरों को देखिए MOU साइन नहीं हुआ है। देखिए आपसे मैं कहता हूं, सिर्फ MOU साइन हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लीजिए, कभी और करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लीजिए, आपकी हैसियत हो तो उत्तर प्रदेश के भी लोकसभा चुनाव करीब है। सिंगर पे बात नहीं बोली जब आप यूपी पे आए, बोले आप? अरे हम लोगों ने तो उनको जेल भेजने का काम किया है, नहीं बोले? अमित जी, शुभंकर जी बचाने का काम नहीं करते अपराधियों को। एक मिनट, लोकसभा का चुनाव यूपी का भी नजदीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, अभी बंगाल पर कर लेते हैं। बंगाल में मैं अमित जी आपसे जानना चाहूंगी, परमिशन तो नहीं मिली, हालांकि कहना यही था भाजपा सरकार की तरफ से कि परमिशन मिली तो चंगा, नहीं तो फिर पंगा, तो पंगा लेने के लिए कहीं ना कहीं आप भी तैयार थे। देखिए कीर्ति जी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में आपको आंदोलन, जिस तरीके से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं आज किसान भाई, अगर आंदोलन का रास्ता तय किया जा सकता है तो क्या रैली नहीं की जा सकती है? क्या अगर हम कोई चीज की परमिशन मांग रहे हैं और कानून के अंदर, कानून के रहते मांग रहे हैं, तो आपको केवल आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, आप एक व्यक्तिगत रैली की परमिशन नहीं मिल रही, आपने रैली करी बिल्कुल, लेकिन वहां जाकर किसानों के मुद्दे को उठाना, उनकी फिक्र करना, लेकिन जो लाखों लाख किसान आंदोलन के लिए बैठे हुए उनकी फिक्र नहीं। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कीर्ति जी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, हमारे कृषि मंत्री जी ने भी ये चीज अभी संसद में ही कहा है, कहा कानून कहां से? अभी इन्होंने एक झूठ बोला आपके चैनल पे, इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लैंडिंग जहां तक की बात हो, आप अगर उस पर बहस कर लीजिए, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं। जब ये किसान बिल का आंदोलन शुरू हुआ था किसानों का, तो उस पर 3 मांग थी उस समय यह था कि MSP हमें लिखित में दे दीजिए, और जो SDM वाली इशू था उसको कोर्ट में तब्दील कर दीजिए, कोर्ट वाली व्यवस्था लागू होनी चाहिए, वो भी सरकार ने मान ली। उसके बाद ये कहते हैं नहीं, अब ये बिल में 18 संशोधन और ले आए, उसको सरकार ने उसमें भी 14 मान लिए। तो दिक्कत क्या है? कानून आती जाती अरे तो क्या सरकार ही 2 कदम आगे बढ़ेगी? आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जी आप तो किसान के लिए अच्छा सोच के कर रहे हैं। आंदोलन में दोनों तरफ से 2-2 कदम बढ़ेंगे तभी समझौता होता है। देखिए अरे आप बंगाल पे बताइए 70 लाख किसानों को सम्मानित इनकम मिलेगी, बताइए। उनको खालिस्तानी करार दे दिया, तो खालिस्तानी है, खालिस्तानी करार दे दिया थे उसमें। आप उनको हमारे तिरंगे का अपमान किसान नहीं कर सकता है। जो आपके खिलाफ में बंगाली बोलेगा वो बांग्लादेशी है, उसमें जो हिंदू आपके खिलाफ बोलेगा वो पाकिस्तानी है। FIR हुई है, आज ही इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? गिरफ्तार हुआ है। देखिए हमारे देश का किसान कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। देखिए टीएमसी के लोग क्या बताएंगे, जो CNRC जो बांग्लादेशियों को अपने राज्य में वोटर बना के बैठ के चुनाव जीते हैं, वो आज हमको बताएंगे। एक मिनट अमित जी, शुभंकर जी, निंदा की जरूरत जिनकी पार्टी में गुंडों की फौज है वो हमें बताएंगे।
गुंडागर्दी की बात मत बोलिएगा, बड़े बड़े गुंडे आपके साथ चले गए और अच्छे हो गए। नहीं, और बड़े बड़े एक जिनके मिनट, ऊपर एक आपने मिनट। गुंडा हम एक्ट लगा शब्दों रखा था, पर- चाहे वो यूपी हो, शब्दों- चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह पे सीएनआरसी आपने पर यही गुंडा दीदी गुंडा लेके बहुत नौटंकी बातें कर की रही थी हैं। सड़कों पर, अमित जी, लेकिन एक- आज जनता उनके खिलाफ खड़ी है। आज वो सड़क पर उतरने से डर गई हैं कि, और आज आप देखिए कैसे अगर हमारा कार्यकर्ता सड़क से जाता है, रैली खत्म करके घर जाता है, तो उसको रास्ते में उसको मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है। ये क्यों किया जा रहा है? आखिर इतना खौफ क्यों है ममता अच्छा, बनर्जी एक बात को? बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है? अच्छा आप बताइए, ये कौन सा लॉजिक है आपके? वहां पे आप खुद कहते हैं कि हमारे उसके पे भीड़ देखी आपने, तो आपके समर्थक भी 15 लाख, उसमें हमारे 10 कार्यकर्ता आपका क्या उखाड़ लेते हैं? जेपी नड्डा जी के रैली के ऊपर। अरे आपकी आपको हिम्मत- पता है उनको समाजवादी जेड क्या प्लस दस सिक्योरिटी मिली हुई है? देखिए, समझते हैं जेड प्लस समझिए, सिक्योरिटी पश्चिम बंगाल किसको में सिर्फ कहते 10 कार्यकर्ता। हैं? जेड प्लस सिक्योरिटी किसको कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ, जेड प्लस सिक्योरिटी किसे कहते हैं पता है आपको? जेड प्लस सिक्योरिटी का मतलब है जब हमारी लाइसेंस टू किल। हमारी भीड़ को मिली है क्या जेड उनको सिक्योरिटी? आप बताइए। अगर उनके ऑब्जेक्टिव पर कहीं पे हमला होता दिखता है, द जेड प्लस कैटेगरी इज ऑथराइज टू किल, तो उस समय जेड प्लस सिक्योरिटी कहां खिसक जाती है, कहां देखिए, चली जाती मैं है? आम जनता और की बात पूरे कर भीड़ रहा में हूं देखिए आपसे। ये सब प्रायोजित हमारे हैं, कार्यकर्ताओं को ये भीड़ सब के आपके बाद पार्टी चिन्हित द्वारा करके प्रायोजित है मारा और ये जाता लोग है। धीमे धीमे समझ रहे हैं, ये सब प्रायोजित है, आपका प्रायोजित कार्यक्रम वो है। जनता तो बताएगी ये आपको। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसी जब कुछ तरीके देश का के लिए रोना कुछ कर बंगाल नहीं पाएंगे तो आपको ये सब प्रायोजन की जरूरत पड़ेगी। अब बंगाल अगर में ये अच्छा अच्छा है। है, बताएं। शुभांकर जी, बीजेपी का लगातार आरोप है तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, तानाशाह सरकार है ममता सरकार, क्या कहना है आपका? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का मतलब आजकल जानते हैं क्या है? तुष्टीकरण का मतलब होता है कि जब अगर आप हिंदू होके, अगर शुभांकर भट्टाचार्य ब्राह्मण होके, हिंदू होके अगर एक मुसलमान भाई के लिए बात कर लेता है तो तुष्टीकरण होती है। जी। लेकिन जब हम सिर्फ एक वर्चस्व दिखाने के लिए सड़क पर आकर वहां पे बैठ के जब हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, चौराहे को ब्लॉक कर देते हैं, उसको तुष्टीकरण नहीं कहते हैं। तो ये जो राजनीति है ये बिल्कुल सही है। तो मैं इतनी सी बात बता रहा हूं, हम लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। देखिए, प्रश्न हमसे पूछेंगे, जवाब तब भी अमित जी देंगे। नहीं तो आप इनसे पूछिए, अगर हनुमान चालीसा में एक अगर हनुमान चालीसा में हम लोग घर पे पढ़िए ना, पढ़िए ना, अमित जी, घर पे पढ़िए ना, घर पे किसने मना किया है? मंदिर में जाइए, पढ़िए ना, किसने मना किया है? कब देंगे आप? किसने मना कर किया है आपको? कब देंगे दूसरे समुदाय को? अरे भैया, किसने मना कर दिया? नहीं, वहां पे कोई रास्ते पर नमाज नहीं पढ़ता। आपको ये मैं बता दूं, सड़क पर जो है सबसे पहले बंगाल में जाके सबसे पहले उधर से रोक लेगी। आपको खुद नहीं पता है, आप क्योंकि गए नहीं ना, एक बार बंगाल होके आइए, आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। मान्यवर, आप आइए, वहां पे मेरा घर, आपका स्वागत है। आपको मैं व्यक्तिगत रूप से लेके दिखाऊंगा कि बंगाल किस तरीके का है। तो एक बंगाली से न पूछिए कि बंगाल की हालत, बंगाली से न पूछिए। हम लोग के लिए जानते हैं, छोटा सा प्रदेश बचा है, छोटा सा वहां पे अगर आप बिना दंगे के आए, आप बिल्कुल चुनाव जीत के आए, सर पे आपको लेके बिल्कुल नाचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आइए चुनाव जीत के आइए। लेकिन किसी तरीके से भड़का के, जनता को बरगला के, धार्मिक युद्ध करा के, आपस में पूरा झगड़ा करा के, जिस तरीके से आप हर प्रदेश में, यूपी में आपने नहीं किया, गुजरात में आपने नहीं किया, तो आपका जो पूरा जो हिस्ट्री है वो यही है। हर जगह जहां पे आप गए वहां पहले धार्मिक उन्माद हुआ, उसके बाद आप आए वहां पे पावर में। जिनकी हिस्ट्री ये तो हमेशा होता है, भूल सकते हैं आप। बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान में शामिल करने की थी, ये देखिए, वो आज हमको बता रहे हैं जान। आप मुझे बताइए, श्यामा प्रसाद पश्चिम बंगाल पर एक मिनट, अमित जी और शुभांकर जी प्लीज, मैं आपसे चाहूंगी कि अगर हम पश्चिम बंगाल में बात करें और मेरे सवालों का एक एक करके आप जवाब दे, तो लोगों को भी साफ सुनाई पड़ेगा और मुझे भी। सीधे मुझे आपसे शुभांकर जी पूछना है कि जिस तरह से बीजेपी रण में उतर आई है, 10 सालों में ममता बनर्जी ने जो जो नहीं किया उसको लेकर तमाम जनता के पास जाके जो प्रचार प्रसार कर रही है, और साथ ही साथ पीएम मोदी का बड़ा चेहरा, 20 दिनों में दूसरी बार चक्कर उनका दौरा पश्चिम बंगाल में, तो क्या लगता है कैसे सामना करने के लिए तैयार है टीएमसी? देखिए, मैं बताऊं, सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी वहां पे जाके सीएम का कुर्सी वहां पे संभालेंगे? मुझे नहीं लगता है। होता क्या है कि जब आप किसी प्रदेश में जाते हैं, उस प्रदेश के जो नेता होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, आपने जिन नेताओं को तैयार किया होता है, वो आपकी छवि को लेके आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी बड़े चेहरा है, इसमें कोई नकारना नहीं, बड़े चेहरा है, बिल्कुल है, एक अच्छे ओरेटर है, बिल्कुल है, सम्मान है। लेकिन एक छोटी सी बात है, मैं फिर इससे एक बात कहूंगा कि जब आपकी पार्टी
किसी दूसरे पार्टी को तोड़ के अगर अपना वजूद बनाना चाहती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी खुद की वजूद वहां पे नहीं है। आप अपने साम दाम दंड इस्तेमाल करके लोगों को डर दिखला के शुभांकर उनके जी, ऊपर पहले राजनीति में सीबीआई क्या के है? केसेस लगते आ जाते हैं, तो उन सीबीआई केसेस हट जाते हैं, फिर वो नेता आपके पास शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या इन सब नेताओं को आप वो जगह दे पाएंगे? क्या इन सब नेताओं को वो बड़ा वो जो आपने आश्वासन देके ले आए वो पूरा कर पाएंगे? फिलहाल तो जुड़ गए लोग आपके साथ। तो बिल्कुल हमारे लिए भी जो चुनौती है, भाजपा के लिए भी चुनौती है। जहां पे कोई नेता जाता है, अब आपने कहा कि वहां पे वो हमने जो 10 सालों से नहीं किया उसको लेके जा रहे हैं। साहब, कोई भी विपक्षी पार्टी कहीं पे जाता है वो यही बता के जाता है कि भाई दूसरे विपक्ष के उस नेता ने क्या नहीं किया। लेकिन हम ये भी साथ में बताते कि भाई हमने आपके लिए क्या किया। भाई हमने आपके प्रदेश को 55,000 करोड़ रुपए दिए। हमारे जो 2 साल के जो हमारा जो खर्चा जो राज्य का बनता है वो हमने आपको रिलीज किया। आज चेक करके देख लीजिए, आज तक नहीं रिलीज हुआ। बार बार उसको हम लोग मांगते चले जा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन वहां पे जाके धरना देके बैठे थे, नहीं रिलीज हुआ। राजनीति क्या है शुभांकर जी? तो साम दाम दंड भेद, आप भेदने यही में तो कायम है। रहे, बीजेपी भेदने में कायम रही है। उन्होंने आपके तमाम नेताओं को, बड़े बड़े, चाहे वो शुभेंदु सरकार हो चाहे फिर वो जो भी हो, शुभेंदु अधिकारी। जी शुभेंदु अधिकारी, माफ कीजिएगा, उनको साधने में वो कामयाब रही। तो कहीं ना कहीं कमी तो देखिए, टीएमसी में थी ना। वही मैंने कहा अभिषेक ना, बनर्जी के आने के बाद से कैसे- ही ये फेरबदल क्यों चालू हुआ? नहीं, कैसे कामयाब रही वो भी तो जानिए। बात अभिषेक बनर्जी की नहीं है। बिल्कुल ये शुभेंदु हम- अधिकारी पिछले 5 साल से उनको अभिषेक बनर्जी से दिक्कत नहीं थी। जी, तो एकदम आज से क्यों चुनाव से दिक्कत? 2 महीने पहले उनको अभिषेक बनर्जी से दिक्कत है, ममता बनर्जी से दिक्कत है, उनको सबसे दिक्कत है। तो दिक्कत कहाँ? दिक्कतें कब आती हैं? जब इनके ऊपर कोई इनका जब यही भ्रष्टाचार का आरोप किसका लगा था? थोड़ा सा वो पुराने वीडियोस हालांकि मिलेंगे नहीं, वो पहले बहुत वायरल हुआ था, शायद आप लोगों की भी नजर में पड़ा हो। वो बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पूरा हुआ था। अब आपको वो वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। जिस दिन शुभेंदु अधिकारी आए सारे वीडियोस गायब हो गए। मुकुल राय, आप मुझे बताइए मुकुल राय की कितनी बार वहां पे पुलिस कमिश्नर जिसने मतलब जांच की थी उसको तो आपने सीबीआई करवा के और बाहर सिक्किम में ले जाके उनकी सुनवाई सब कुछ हुआ। आप मुझे बताइए मुकुल राय की कितनी सुनवाई? जो सबसे बड़ा नाम माना जाता था जब तक वो टीएमसी में थे, शारदा में सबसे बड़ा जो नाम था वो मुकुल राय थे। आज एक बार कहीं चर्चा है, कहीं उनसे पूछताछ दिखाई देती है, सुनने में आता है? लेकिन मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से भेदने में कामयाब तो बीजेपी ही रही है। आप कह रहे हैं कि वो नेता ले जाएंगे, उन्हें कहां सीटें देंगे, क्या वादे किए हैं? वादे किए हैं वो निभाने कब है, क्या है? चुनाव में तो टीएमसी को सामना करना पड़ रहा है ना इन सब चीजों का। देखिए साहब, वो भी इंसान थे, शुभेंदु अधिकारी इंसान थे। शुभेंदु अधिकारी के साथ जो लड़ेगा वो भी एक इंसान होगा। जी। वो भी उसी समूह से निकला हुआ होगा, वो भी बंगाल से निकला हुआ होगा, वो भी बंगाल के प्रजा के बीच में जाएगा, है ना? शुभेंदु अधिकारी एक जगह से वहां पे ममता दीदी खुद से लड़ रही है। तो अगर आपको लगता है ममता दीदी की कोई छवि नहीं है, कोई बात नहीं, अब मैं आपके लगने पर तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ममता बनर्जी का लेकिन- लोकप्रिय चेहरा, मैंने तो पहले शुरुआत में ही कहा तो वही बात कि मैं ममता कह रहा हूं, बनर्जी तो का जो वहां पे- लोकप्रिय चेहरा तो है अगर- उसको टक्कर देने के लिए बीजेपी कौन सा अगर- चेहरा उतारने वाली है? एक वही चीज है कि वहां पे एक 400 रुपए के पूरे परिधान पर, एक साड़ी से लेके उनके चप्पल तक आप ले लेंगे 400 रुपए के, उसमें से वो सामान्य औरत जो है, आप कभी चले जाइए तो उनके आप मतलब उनका नॉर्मल लाइवलीहुड शायद ही किसी मुख्यमंत्री का उस तरीके से आप देख पाएंगे। लेकिन शुभांकर जी, शुभेंदु उनके अधिकारी, भतीजे का बता दीजिए, भतीजे का, उनके भतीजे का बता दिया कितने लाखों करोड़ों का घोटाला करे बैठे हैं, ये भी तो बता साहब दीजिए। अमित जी, सुनिए, एक मिनट, कितने अमित- करोड़ का घोटाला। अमित जी, उंगलियां अगर उठेंगी ना, उसको कहते हैं ना कि ऐसे कीचड़ में पत्थर मत मारिए कि छींटे आप तक भी अरे तो जाए। आप कार्रवाई कीजिए, जरा सरकार जय आपकी शाह है के ना, बारे में आप जरा कार्रवाई बताएंगे। कीजिए। अगर हमारे में जरा नेता जय शाह हैं के बारे आप में कार्रवाई बताएंगे। कीजिए। जरा कीर्ति जय जी, शाह के ये बारे में कार्रवाई बताएंगे। क्यों नहीं करते? अगर जय हमारे शाह नेता कौन है? भ्रष्टाचार किस में हैं तो पार्टी? इनको जय शाह कार्रवाई कौन करनी है? चाहिए, हम तो कह रहे अमित जी, हैं। जय शाह कौन है? देखिए, अमित उसके जी, लिए जय शाह माफी कौन मांगी है? जा चुकी कौन है। है जो जय शाह? आरोप लगाए गए अमित जी, थे उसके जय लिए शाह जिन्होंने कौन है? आरोप अमित जी, लगाए थे एक कोर्ट में माफी मांग ली है। जानकारी अमित इकट्ठा जी, करिए सिर्फ थोड़ा इतना सा। बता दीजिए, जय शाह कौन है? अमित जी, मुझे ये बता दीजिए हम- कि जब एक जबलपुर रेलवे स्टेशन का जो डील आपने प्राइवेट के हाथों में सौंपा, वो कितने में सौंपा पता है आपको? 70 लाख में। एक फ्लैट जो है ना, आज के दिन में बड़े शहर में फ्लैट भी 70 लाख का नहीं आ पाता है। देखिए, 70 लाख सालाना पर आपने जबलपुर का स्टेशन एक प्राइवेट को दे दिया, जिसका की एक्सचेकर पर मंथ का 3 करोड़ रुपए था। जी और अमित तो जी, जहां पे ऑलरेडी 3 करोड़ हम सरकार मुद्दे के से पास ना- आ रहा एक था, मिनट, क्यों दे दिया? शुभांकर मैंने इन जी सब और अमित जी- प्रश्नों को पूछा हाँ इन ठीक, प्रश्नों बिल्कुल, को। आपने प्रश्नों को पूछा, उन्होंने भी पूछा। मैं सिर्फ ये कहूंगी, इतिहास को हम कभी और खंगालेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, नंदीग्राम में पहले ये हो रहा था कि भाजपा वर्सेस ममता सरकार, अब ये हो गया ममता सरकार वर्सेस शुभेंदु अधिकारी।
देखिए, अगर आप नंदीग्राम में अगर पूछेंगे तो देखिए एक बात समझनी पड़ेगी। जब नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ थे तो नंदीग्राम में जब वो लोगों के पास जाते थे, नंदीग्राम में एक बहुत बड़ा हिस्सा दलितों का है, ठीक है ना? पिछड़े वर्ग का है। पिछड़े वर्गों के लिए कभी नंदीग्राम में जिस समय तूफान आया था, एक बार वहां पे बाढ़ आ गई थी और बहुत हालात खराब थे। एक बार देखिएगा, आपको यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां ममता बनर्जी खुद आपको डेग लेके खिचड़ी लेके वहां पे लोगों में बांटती नजर आएंगी। तो देखिए, हर जगह पे शुभेंदु अधिकारी ने कुछ नहीं किया। हम उस किस्म के इंसान नहीं है जो कोई अगर नेता दूसरी तरफ जाते हैं तो लांछन लगाना शुरू करते हैं। जब तक वो हमारे साथ थे वो अच्छा कर रहे थे, उन्होंने लोगों से अच्छा कनेक्ट बनाया था। बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत ही एक जाने माने, एक बहुत ही सम्मानित चेहरा थे, सम्मानित चेहरा है भी। अमित जी, आपका क्या कहना है? इन्होंने जिस तरह से कहा कि शुभेंदु अधिकारी बड़ा चेहरा थे, कई सीटें थी, लेकिन अब वो चले गए हैं तो वो कोई मायने नहीं रखते। आपका क्या कुछ कहना है? क्या बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी का कितना फायदा होने वाला है पश्चिम बंगाल में? देखिए, प्रत्येक जो भी हमारी पार्टी में आता है, बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता की हमें जरूरत है, और जो हमारा कार्यकर्ता है वो लगन से पूरी तरीके से पार्टी को समर्पित होकर सड़क पर उतरकर पार्टी के पक्ष में मतदान कराएगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अफवान में गरीबों का पैसा खाने वाली और कोरोना में बिल्कुल गायब हो जाने वाली, और आज बता रहे हैं कि नंदीग्राम में जाकर लोगों के लिए खाना बनाकर बांटने का ढोंग कर रही हैं, वो भी बंगाल की जनता ने देखा है। इसलिए आप भरोसा रखिए, 2021 में माफ कीजिएगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और ये जो आज हंसी है, ये केवल बौखलाई हुई हंसी है, वो जनता तय करेगी। आने वाले में कुशासन बनाम सुशासन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी लीजिएगा, सिर्फ आपकी आवाज बौखलाहट से भरी हुई नजर आई। आपकी हंसी बौखलाहट में समझ में आ रहा है। बौखलाहट किसकी है और चुनाव में कौन कितनी सीटों से मत हासिल करता है, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल मैं इस डिबेट का अंत यहीं पे करती हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया अमित त्रिपाठी जी आपका और शुभांकर भट्टाचार्य आपका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए। तो बड़ा सवाल यही, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रैली की आएगी बाहर, या बनी रहेगी ममता सरकार, या किसी नए बदलाव के साथ कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर दिखाएगी कोई चमत्कार? हालांकि इन सारे सवालों के जवाब चुनावी नतीजे आने के बाद ही मिलेंगे, लेकिन तब तक बंगाल चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।